हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही एंड वेलकम टू विद्यार्थी आईएएस। इस लेक्चर में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड वो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे यूपीएससी ने बहुत बार पहले क्वेश्चंस पूछा है एंड मल्टीपल एग्जामिनेशंस पे इस पे क्वेश्चंस बने हैं। तो हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे इस लेक्चर में और मैं आपको उनको हमेशा याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो वो आपको ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए याद रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस लेक्चर के बाद आपको शेड्यूल्स ढंग से समझ में आ चुके होंगे और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि उनको कैसे रिटेन करके रखना है ज़्यादा टाइम तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शेड्यूल्स होते क्या हैं। देखो क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिख दिया गया तब उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी जो एक्स्ट्रा लिस्ट है वो प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे टर्म्स लिखे हैं जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है कि इन इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उनकी जो पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी। तो उन सारी चीज़ों को शेड्यूल्स में लिख दिया गया है अलग से। मतलब शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, लेकिन एक तरह से आप मान सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा एक्सटेंशन है। मतलब उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके शेड्यूल में इन चीज़ों को लिखा गया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि शेड्यूल अलग से क्यों है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं कि टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। सी, हमारे पास कंट्री के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ये भी बहुत बेसिक डिटेल है जो आपको पता होगी। अब एक एक करके इन शेड्यूल्स को हम समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें हमें याद कैसे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो शेड्यूल आता है उसके अंदर जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी लिस्ट है। ठीक है, और ये आप लॉजिकली भी याद रखो कि सबसे पहले जब आप कॉन्स्टिट्यूशन भी खोलते हो ना, आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक इसके अंदर ना यही लिखा है कि इंडिया के स्टेट क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज क्या हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं लिखी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट लिखेंगे तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा, वो तो एक डॉक्यूमेंट रह जाएगा नॉर्मल। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि डेफिनेशन क्या है स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं लिखी है। लिस्ट कहाँ लिख दी उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में। तो ये काफ़ी लॉजिकली आप याद रख सकते हो कि पहला शेड्यूल क्या है जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट लिखी है। सिंपल, हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं आज के डेट में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत ही सिंपल था ये। चलते हैं सेकंड शेड्यूल के ऊपर। सेकंड शेड्यूल क्या है? सेकंड शेड्यूल में लिखा है कि कुछ जो पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके इमोल्यूमेंट्स या उनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी। ये चीज़ें लिखी है सेकंड शेड्यूल में कि उनके इमोल्यूमेंट्स क्या होंगे, उनकी सैलरीज क्या होगी, ठीक है, और उनको कौन कौन से लेट से प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ लिखी है? ये चीज़ें लिखी है सेकंड शेड्यूल में। एंड अगेन प्रीलिम्स में ना इस टाइप से क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? प्रीलिम्स में आपसे ये पूछेंगे कि सेकंड शेड्यूल में से या सेकंड शेड्यूल में वो कौन कौन सी गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं जिनके जिनके इमोल्यूमेंट्स या प्रिविलेजेस के बारे में इस शेड्यूल में लिखा है। मतलब अगर आप ये देखो कि जो ग्राम पंचायत है, क्या ग्राम पंचायत की सैलरी वगैरह भी सेकंड शेड्यूल में लिखी है? नहीं। क्या यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उनकी यहाँ पे सैलरीज लिखी है? नहीं। तो लिखी किसकी है फिर? ये लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको ये पहले बता दिया क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं ताकि आप इजीली इनको याद रख पाओ। इस सबसे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, और अब ये याद रखना आपके लिए इजी होगा क्योंकि प्रेसिडेंट तो खैर नंबर 1 है ही। अब प्रेसिडेंट जैसे ही दूसरी पोजीशन कौन सी होती है इंडिया में? गवर्नर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये दोनों तो हैं, फाइन। अब इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब एक और देखो कि हमारे नेशनल लेवल पे और कौन होते हैं? नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट होता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट में सबसे टॉप पोजीशन किसकी होती है इन जनरल? किसकी होगी? लोकसभा में होगी स्पीकर की और राज्यसभा में होगी चेयरमैन की। ठीक है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है और लोकसभा के स्पीकर, और क्योंकि कभी कभी अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर उनकी पोजीशन संभालते हैं, और वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की पोजीशन संभालेंगे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये तो हो गया पार्लियामेंट में।
अब स्टेट लेवल पर भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, तो स्टेट लेवल पर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके स्पीकर हो गए और डेप्यूटी स्पीकर हो गए, और स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब स्टेट लेवल की जो अपर हाउस है, वहाँ पे भी चेयरमैन होंगे और वो भी डेप्यूटी चेयरमैन भी होंगे। तो आप देख सकते हो जो भी टॉप टॉप पोजीशन है ना अपनी अपनी फील्ड में, उनकी यहाँ पे सैलरीज वगैरह लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी भी आती है, तो जुडिशरी में मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, और स्टेट लेवल पे भी जुडिशरी है तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस हो गए। ठीक है, एंड ये सारे आपको याद रखने हैं। प्लस एक और आप यहाँ पे याद रख लेना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब आप इसको भूलोगे नहीं। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है कि कितने पैसे मिलेंगे उनको या क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। और आपने कैसे याद रखा, जो टॉप पोजीशन है, देखो इंडिया की गवर्नमेंट ना 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देन लेजिस्लेटिव ब्रांच, एंड फाइनली हमारी जुडिशरी ब्रांच। तो एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बड़ा होता है वो कौन है, प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे हो गए गवर्नर। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव में सबसे बड़ा कौन होता है, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे एक लेजिस्लेचर में मतलब पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पोजीशन किसकी होती है, स्पीकर की या फिर डेप्यूटी स्पीकर। और पार्लियामेंट में जो दूसरा हाउस है उसमें चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन। स्टेट लेवल पे अगेन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और उनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये यहां तक याद रखना बहुत ईजी था अब तक। फिर जुडिशरी में भी देखो, जुडिशरी में सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के जज और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के जज। सिंपल, बस एक कैग एडिशनली आपको याद रखना है। बाकी ये सारी चीजें तो लॉजिकली याद होगी ना, कि सेकंड लेवल पे या सेकंड शेड्यूल में किन किन लोगों के एमोल्यूमेंट्स हैं। सिंपली आप देखो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, और फिर एग्जीक्यूटिव में आप देखो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, जहाँ पे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर, और लेजिस्लेचर में भी पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस CAG। बस इतना आपको याद रखना है। अब आप ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे अगर आपने इस लॉजिक से इसको याद रखा है तो। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। आगे जाने से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी विद्यार्थी आईएएस का 90 डेज फिल्म टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे लाइव MCQ टेस्ट होगा, सामने बैठ के ही हम आपका MCQ सॉल्व करवाएंगे, एंड उसके बाद डायरेक्टली डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा लाइव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल्स और भी ज़्यादा ले सकते हैं, और ये 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप लाइव टेस्ट सीरीज होगी आपकी, एंड लाइव क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करोगे, उससे बहुत अच्छी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड शेड्यूल पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल बात करता है कि ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब कौन कौन ओथ ले रहा है, किस टाइप की ओथ ली जा रही है यहाँ पे, ये चीज़ें थर्ड शेड्यूल में लिखी है। ठीक है, सो अब देखो, सेकंड फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, लिस्ट, कि हमारी कंट्री के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं, पहले ये तो पता चलना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही। फिर दूसरे में क्या है, अब जो ऑफिशियल्स हैं वो इस जॉब को ज्वाइन करेंगे, तो जॉब को ज्वाइन करने से पहले हर कोई सैलरी पूछता है, इसलिए पहले उन्होंने सैलरी बता दी। जब सैलरी बता दी तब उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद क्या होता है, उनको कोई ना कोई शपथ तो लेनी पड़ेगी ना, तो इसलिए थर्ड लेवल पे आ गया ओथ। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ। ठीक है, अब ओथ किन किन पोजीशंस की यहाँ पे मेंशन है, ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब आप फिर से क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, पूरे इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, अब देखो जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तो सेकंड शेड्यूल में आ गए ना, सेकंड शेड्यूल में आ चुके हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात नहीं करेंगे। तो फिर कौन आता है एग्जीक्यूटिव में, सेंटर लेवल पे पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और स्टेट लेवल के भी मिनिस्टर्स, मतलब सेंटर के मिनिस्टर्स और स्टेट के मिनिस्टर्स। ठीक है, देन लेजिस्लेचर में, अब लेजिस्लेचर में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये तो सेकंड शेड्यूल में कवर हो गए। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पे, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट लेवल पे, वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। सिंपल, इसमें भी अभी तक कुछ डिफिकल्ट रहा नहीं है। ठीक है, देन जो थर्ड आता है जुडिशरी, ये जुडिशरी वाला ये सिमिलर है बस, जहाँ पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्लस एक मैंने बताया था CAG, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड में कौन था, सेकंड से अगर आप कंपेयर करो सेकंड शेड्यूल से, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन या हाईएस्ट पोजीशन है ना,
उन्हीं की सैलरी लिखी है यहाँ पे, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, यहाँ पे चेयर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और फिर स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ पे कवर हो गए। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जज और स्टेट लेवल के हाई कोर्ट के जज और प्लस सीएजी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि थर्ड लेवल पे ओथ किसको लेनी है। ओथ कौन, ओथ जो ले रहे हैं, जो कि थर्ड शेड्यूल में लिखा है, वो कौन है? देखो सेकंड शेड्यूल में ना ये सब कवर हो गए, ये सब कवर हो गए सेकंड शेड्यूल में, तो इनको तो अब आप भूल जाओ। थर्ड शेड्यूल में अब इनके अलावा कौन आएंगे? मिनिस्टर्स, सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन आएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बस जुडिशरी वाला सेम है, और सीएजी ये अलग से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगेन लॉजिक से आप पढ़ोगे तो ट्रस्ट में चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। आई एम प्रेटी श्योर आपको चीज़ें अब लॉजिकली याद रखनी है, एंड वीडियो पॉज करके एक बार फिर से आप इसको रिपीट करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें ढंग से याद रहेंगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह से पढ़ने से इन चीज़ों को सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो ये था थर्ड शेड्यूल। अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल के ऊपर। देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या हुआ? फर्स्ट शेड्यूल में पता चला कि भाई इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है कौन कौन सी। अब इनके जो ऑफिशियल्स होंगे वो ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनको पहले सैलरी पूछनी है अपनी कि भाई मुझे सैलरी बताओ। सैलरी पूछने के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग करी और उन्होंने शपथ ले ली, ओथ ले ली। अब जब उन्होंने ओथ ले ली, तो अब क्या होगी? उनको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, ओथ उन्होंने ले ली, तब उनको बताया जाएगा कि आप किस सीट पे बैठोगे। ये मैं याद करने का तरीका है बेसिकली, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब क्या होगा? वो सीट ढूंढेंगे ना कि भाई शपथ तो ले ली, अब बैठे कहाँ? तो सीट्स, और मेनली राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बेसिकली मेंशन्ड है, सिंपल। और वो शेड्यूल फोर्थ के अंदर आता है। ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखना कि पहले लिस्ट हमने बताई, उसके बाद उनको सैलरी बताई, सैलरी जानने के बाद उनको इंटरेस्ट आया तो उन्होंने ओथ ली, ओथ ली तो फिर अब ऑफिस में आके वो बैठेंगे, तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो शेड्यूल फोर्थ में लिखी है। तो यहाँ पे सारी सीट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा की सीट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ईजी था, फोर्थ शेड्यूल भी याद रखना। फिर आता है फिफ्थ शेड्यूल। फिर क्या आता है? फिफ्थ शेड्यूल। जब बात सीट्स की आई है तो ऑब्वियसली कुछ सीट्स रिजर्व भी तो होंगी। ठीक है, अब ये देखो बहुत लॉजिकली आप ऐसे याद रख सकते हो। जब फोर्थ शेड्यूल में बात हो गई कि कौन कौन सी सीट्स पे कौन कौन बैठेगा, तो कुछ सीट्स रिजर्व्ड भी है। ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व भी है, तो नेचुरली फोर्थ के बाद फिफ्थ शेड्यूल में रिजर्व्ड सीट्स की बात होगी, या फिर सिक्स शेड्यूल में भी ये बात होगी। तो रिजर्वेशन इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तब किसको मिलता था? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। तो जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल है वो इन्हीं की मेनली बात करते हैं, मेनली वो ट्राइबल्स की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बोल दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो फिफ्थ एरिया किस चीज़ की बात करता है? फिफ्थ शेड्यूल बात करता है कि कौन कौन से शेड्यूल्ड एरियाज हैं, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना उनके लिए शेड्यूल्ड एरिया बना दिए गए। शेड्यूल्ड एरियाज फिफ्थ शेड्यूल में लिख दिए गए कि कौन कौन से शेड्यूल्ड एरियाज हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो फिर सिक्स्थ शेड्यूल में क्या लिखा है? सिक्स शेड्यूल में बेसिकली ये लिखा है कि ओवरऑल ट्राइबल एरियाज भी बनाने जरूरी हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म ना आपको अलग से ध्यान रखना है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज बना दिए, किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सिक्स शेड्यूल में क्या करा? ट्राइबल एरियाज ही बना दिए, जो प्रॉपरली ट्राइबल्स को और ज्यादा फ्रीडम देंगे अपने खुद के लॉज वगैरह गवर्न करने में। और यही मतलब है इसका। शेड्यूल्ड एरियाज में तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मदद करेगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल्स के पास इतनी फ्रीडम है कि उनको गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं है कुछ हद तक। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस भी पता है। तो जो ट्राइबल एरियाज है ना, ये सारे इंडिया के स्टेट्स में नहीं है, ये 4 स्टेट्स में अलाउड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इसको आप ऐसे रख सकते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, बस यहाँ पे आप AMTM याद रख सकते हो, कुछ लोग TAMM से याद रखते हैं। ठीक है, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ये आपकी मर्जी। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक A है, एक T है और 2 M है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी मणिपुर नहीं है। ठीक है, मेघालय एंड मिजोरम, ये आपको ध्यान रखना है, मणिपुर नहीं है। फाइन, तो अब आपको समझ में आ गया कि आप सिक्स शेड्यूल तक कैसे आए। यहाँ तक की जो क्रोनोलॉजी है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले में हमने बताया कि कौन कौन सी स्टेट एंड टेरिटरीज हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए लोग आए, उन्होंने पूछा भाई सैलरी क्या है, सेकंड शेड्यूल में वो लिख दी। थर्ड शेड्यूल में बता दिया ठीक है सैलरी मिल गई, चलो अब आप शपथ ले लो। शपथ ले ली, फिर वो ढूंढने आए कि हम बैठेंगे कहाँ, तो उनके लिए सीट्स, राज्यसभा की सीट जो है शेड्यूल फोर्थ में लिख दी। अब कुछ लोगों के पास रिजर्वेशन थी
तो उन्होंने बोला हमारा क्या हुआ? तो उनके लिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 बना दिया। शेड्यूल 5 में गवर्नमेंट की मदद ली जाएगी, इसलिए शेड्यूल्ड एरिया बना दिए। शेड्यूल 6 में ट्राइबल्स अपने आप खुद को गवर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ट्राइबल एरियाज बना दिए। यहाँ तक की क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत सिंपल होती है, एंड आई रियली होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा हो, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ तक याद रखना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, पूरा इंडिया सेट हो गया, मतलब लोगों ने सैलरी भी ले ली और उनकी सीट भी सेट हो गई। जो जनरल थे उनकी भी सीट सेट हो गई, जो रिजर्व थे उनकी भी सीट सेट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट टू 6 शेड्यूल में चीज़ें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन दूसरा आता है। अब बात ये आती है, सिंपल सा बेसिक जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जो सेंटर है और स्टेट है, उनकी क्या-क्या पावर्स होंगी? देखो 6 शेड्यूल तक तो सबने अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। अब काम करने आएँगे ना वो, तो क्वेश्चन आएगा कि भई सेंट्रल लेवल पे क्या काम करा जाएगा और स्टेट लेवल पे क्या काम करा जाएगा? तो वो चीज़ें 7th शेड्यूल में लिख दी। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट निकाली और उसमें ये बता दिया कि यूनियन के क्या-क्या पावर्स हैं, स्टेट के क्या-क्या पावर्स हैं, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बता दिया कि यूनियन एंड स्टेट दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में जो-जो चीज़ें लिखी है ना, उस पे काम कर सकते हैं। बस ये 3 लिस्ट 7th शेड्यूल में बता दी। क्यों? क्योंकि 6 शेड्यूल तक तो लोगों ने अपनी सीट वगैरह बैठ ली ना, सबने। अब क्वेश्चन आया कि अब काम क्या करेंगे? तो सेंट्रल लेवल पे क्या काम होगा, स्टेट लेवल पे क्या काम होगा और दोनों मिलके क्या काम कर सकते हैं? वो चीज़ें 7th शेड्यूल में लिख दी, 3 लिस्ट निकाल के। अगेन बहुत सिंपल हो गया ये याद रखना इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। फाइन? तो ये था 7th शेड्यूल। अब आते हैं 8th शेड्यूल पे। अगेन ये ना क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सेट हो जाती है 100%। अब आप खुद ही सोचो, जब 7 शेड्यूल में डिसाइड हो गया कि भई सेंटर क्या काम करेगा और स्टेट क्या काम करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भई स्टेट्स तो बहुत सारे हैं ना, तो वो किस लैंग्वेज में काम करेंगे? काम क्या करेंगे ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन किस भाषा को यूज़ करेंगे वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट लिखने में? जो राजस्थानी है वो किस भाषा में अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे? जो तमिलनाडु से है वो किस भाषा में अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रिलीज़ करेंगे? तो ये 8th शेड्यूल में इंडियन लैंग्वेजेज़ लिख दी। ठीक है? शेड्यूल लैंग्वेजेज़, या उनको आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोल सकते हो, मतलब 8 शेड्यूल में ये लैंग्वेजेस को भी मेंशन कर दिया गया। सिंपल। अगेन ये भी काफ़ी लॉजिकली हमने क्रोनोलॉजी को बना लिया है और इतना डिफिकल्ट नहीं है यहाँ तक अभी भी। ठीक है, फिर जो उसके बाद चीज़ें आती हैं 9th शेड्यूल। अब जो 9th शेड्यूल है ना, वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ना, पहली बार जब वो बना, तब उसमें सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। अब खुद ही देखो 8 शेड्यूल तक तो सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया ना। फर्स्ट शेड्यूल से पता चला कि इंडिया में कौन-कौन से यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट हैं। सेकंड से पता चला कि जो लोग उनको जॉइन करेंगे उनकी सैलरी कितनी होगी। थर्ड से पता चला कि सैलरी लेने के बाद वो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। फोर्थ से पता चला कि शपथ लेने के बाद वो कहाँ बैठेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ से पता चला कि जिन लोगों की सीट रिजर्व्ड है बैठने के लिए, उनको कैसे ट्रीट करा जाएगा। सेवंथ से पता चला कि जब वो बैठ गए फाइनली, तब काम क्या करेंगे स्टेट और सेंटर वाले लोग। और 8 से पता चला कि काम करेंगे भी तो किस भाषा में करेंगे। ठीक है, तो 8 शेड्यूल तक तो सारी चीज़ें सेट हो गई कंप्लीटली। कौन क्या करेगा, काम कहाँ बैठेगा, और कितनी सैलरी लेगा, उसके अलावा किस भाषा में अपने ऑर्डर्स देगा, ये सारी चीज़ें 8 तक तो सेट हो गई। इसलिए जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे। ठीक है, ये काफ़ी ऑब्वियस है। ये याद रखना भी बहुत सिंपल हो गया इस लॉजिक को फॉलो करते हुए। फिर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट करा जाता है और 9th शेड्यूल को डाल दिया जाता है। 9th शेड्यूल में क्या लिखा है? 9th शेड्यूल में आर्टिकल 31 बी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि इस शेड्यूल में जो आर्टिकल्स हैं ना, उन पे जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल बेसिकली नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर 9th शेड्यूल के, मतलब मान लेते हैं पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा और ये बोल दिया कि भाई ये जो लॉ है ना, हम 9th शेड्यूल के अंदर डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो लॉ है, ये अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट भी छीन रहा हो ना, तब भी इस लॉ को कोई रोक नहीं सकता। ऐसी बात करता था 9th शेड्यूल। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट बाद में बहुत टाइम बाद आता है और बोलता है कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप बिना किसी रैंडमली किसी रीज़न के लोगों की फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकते। तो आज की डेट में मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई लॉ पास करा और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ना ये बोलेगा, मैं इस लॉ को पढ़ूंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि ये जो लॉ है, क्या इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं। पहले क्या था? पहले तो ये था कि लॉ को अगर इसमें डाल दिया और ये जो लॉ है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तब इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला
आप डाल दो 9 शेड्यूल में भले ही लॉ को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो देखूँगा और मैं वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करूँगा कि क्या वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या नहीं। ठीक है? तो ये 9 शेड्यूल था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 शेड्यूल थे। सबसे पहले क्या करा, गवर्नमेंट आई, पार्लियामेंट ने बोला कि देखो, जब सारा काम हो गया ना, उसके बाद पार्लियामेंट ने बोला कि हम जो भी काम करेंगे, हमें जुडिशरी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो पार्लियामेंट ने सबसे पहला 9 शेड्यूल डाला। ये तो 11 हो गया, सॉरी। सबसे पहला 9 शेड्यूल डाला। 9 शेड्यूल डाल के बोला कि देखो, हम जो भी काम करेंगे, उसमें अगर हम फंडामेंटल राइट भी छीन रहे लोगों की, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बट 9 शेड्यूल आज भी है। बट उस पे जुडिशियल रिव्यू लगता है, इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हो गया ये चीज़। फिर आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल और भी स्पेशल है। देखो, 10th शेड्यूल भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। 9 शेड्यूल में तो पार्लियामेंट ने क्या बोला कि मुझ पे किसी का राज नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, मैं तो आपको क्वेश्चन करूंगा। फिर 10th शेड्यूल में क्या हुआ? 10th शेड्यूल में ये होगा कि कुछ साल बीत गए, उसके बाद पता चला कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप कर रहे हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है। इस इनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल डाला गया। तो जब भी कोई पॉलिटिशियन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप करता है ना, या चेंज कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिफेक्शन। इस डिफेक्शन को रोकने के लिए जो लॉ आया गया, उसको क्या बोला? एंटी डिफेक्शन। सिंपल। सो देखो, 9 शेड्यूल और 10 शेड्यूल दोनों पार्लियामेंट से रिलेटेड है। 9 शेड्यूल में क्या बोला पार्लियामेंट ने कि मुझ पे जुडिशरी की नहीं चलेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हम तो आपको रिव्यू करेंगे। फिर 10 शेड्यूल में क्या हुआ? पार्लियामेंट के ही कुछ लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए 10 शेड्यूल भी डाला। तो दो ये जो शेड्यूल है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है? अब 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल क्या है? ये दोनों जो शेड्यूल हैं, ये स्टेट से रिलेटेड है। सिंपल। तो जो 9th और 10th शेड्यूल थे वो किससे रिलेटेड थे? सेंटर से। और 11th और 12th शेड्यूल है वो है स्टेट से। अब स्टेट के अंदर क्या है? अब ये भी देखो, 9th और 10th शेड्यूल में पार्लियामेंट को घमंड आ रहा था, और 11th और 12th शेड्यूल इसलिए डाला गया ताकि स्टेट का घमंड कम हो। क्योंकि क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो सबको कंट्रोल करती थी। जो छोटी छोटी पंचायत भी होती थी, उनको भी स्टेट कंट्रोल कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का मन चला तो पंचायत को पैसे दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट का मन चला तो पंचायत के इलेक्शन करा दिए, वरना नहीं कराए। मतलब जो लोकल बॉडीज थी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, ये अर्बन लोकल बॉडीज हो गई। पंचायती राज वगैरह, ये रूरल एरियाज की लोकल बॉडीज हो गई। इनके पास पावर कुछ नहीं थी। सेंटर को लगा ये तो गलत है, स्टेट का जो घमंड है उसको कम करना पड़ेगा। तो 11 शेड्यूल में उन्होंने रूरल जो लोकल बॉडीज हैं उनकी बात करी, और जो 12th शेड्यूल है उसमें अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर दी। सिंपल है ना? बहुत सिंपल हो गया, अब इसको याद रखना। चलो अब क्या करते हैं, सबको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट शेड्यूल क्या था? फर्स्ट शेड्यूल था, सबसे पहले हमें पता चले लिस्ट कि भाई हमारे कंट्री में स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं, है ना? ये पता चल गया हमें फर्स्ट शेड्यूल से। सेकंड शेड्यूल में जब ये पता चल गया कि कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो लोग आए यहाँ पे ऑफिशियल्स बनने, इनको ज्वाइन करने। तो उन्होंने पूछा पहले कि भाई हमें सैलरी तो बता दो, तो उनको इमोल्यूमेंट्स जो हैं उनके, वो बता दिए गए। ठीक है? फिर जब इमोल्यूमेंट्स उनको दिख गए, तब उनको लगा चलो ठीक है, अब हम शपथ लेंगे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई हम बैठे कहाँ? तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो उन्होंने 4th शेड्यूल में बता दी। ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सीट्स रिजर्व थी, तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल उनके लिए लिख दिया। 5th शेड्यूल में क्या था कि गवर्नमेंट उनकी मदद करेंगी, जिनको बोल दिया गया शेड्यूल्ड एरियाज। 6th शेड्यूल में बोला कि चलो ठीक है, ट्राइबल्स तुम थोड़ी ऑटोनॉमी ले लो, तुम खुद ही रूल कर लो। तो ट्राइबल एरियाज बन गया। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें तो सेट हो गई, लोग बैठ भी गए अपनी सीट पे। अब क्वेश्चन आएगा कि काम क्या करेंगे? तो 7th शेड्यूल में लिख दिया कि कौन कौन क्या काम करेगा, स्टेट क्या काम करेगा, सेंटर क्या काम करेगा, और दोनों मिलके क्या क्या काम कर सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये 7th शेड्यूल में लिख दिया। ठीक है? फिर फाइनली क्या हुआ? 8th शेड्यूल आया, क्योंकि क्वेश्चन अब ये आया कि भाई काम क्या करना है ये भी पता चल गया, लेकिन किस भाषा में करेंगे? तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस लिख दी, और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है? फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया में जो पॉलिटी है वो चालू होती है, उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्लियामेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि पार्लियामेंट को घमंड हो जाता है, उनको लगता है कि भाई मैं जो लॉ पास कर रहा हूँ ना, जुडिशरी इसको कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उन्होंने 9th शेड्यूल पास कर दिया कि जो भी लॉ इसमें आएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आर्टिकल 31B भी डाल दिया। लेकिन बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके पार्लियामेंट के इन लॉस को क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। ठीक है? फिर पार्लियामेंट की दूसरी प्रॉब्लम क्या थी?
कि बहुत सारे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे, जिससे इनस्टेबिलिटी आ रही थी, तो उन्होंने 10th शेड्यूल डाल दिया एंटी डिफेक्शन का। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। फिर बाकी जो 2 शेड्यूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के घमंड के कारण है। स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज को, म्युनिसिपैलिटीज़ को कंट्रोल करके रखा था। उनको कोई टैक्स का पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता था, ना ही उनके रेगुलर इलेक्शन करा रहा था। तो क्या हुआ, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल डाल दिए गए। इसमें 11th शेड्यूल में बात की गई है कि कैसे रूरल लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायती राज वगैरह इनके पास पावर होगी, और 12th शेड्यूल में बता दिया कि कैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनके पास पावर होगी। और ये हमारे 12 के 12 शेड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप इन क्रोनोलॉजी से याद रखोगे तो लाइफ में आप कभी नहीं बोलोगे। मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी, तो इस क्रोनोलॉजी से आप कभी नहीं बोलोगे इन चीज़ों को। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है? एंड 2 चीज़ों पे और बात कर लेते हैं, जैसे जो सेकंड शेड्यूल है एंड थर्ड शेड्यूल है, इसमें कौन-कौन आते हैं इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। सेकंड शेड्यूल में और थर्ड शेड्यूल में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। अब सेकंड शेड्यूल, क्योंकि 3 देखो नंबर 3 से पहले आता है ना नंबर 2, तो सेकंड शेड्यूल में जो लोग होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे सेंटर और स्टेट में आपने डिवाइड कर लिया फिर से। सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्रेसिडेंट। स्टेट में कौन है, गवर्नर। सिंपल। और थर्ड शेड्यूल में भी एग्जीक्यूटिव आएगा, तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर से थोड़े से नीचे होंगे। वो कौन है, थर्ड शेड्यूल में कौन आएंगे, मिनिस्टर्स, जो कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स आ गए। फिर बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर में भी सेंटर के लेजिस्लेचर और स्टेट के लेजिस्लेचर। अब सेंटर की लेजिस्लेचर भी 2 है, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर भी 2 है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन लेजिस्लेचर्स के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन होते हैं, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, या फिर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन। स्टेट में भी वही है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब इनसे सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, बचे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो थर्ड में आ रहे हैं। सेंटर के लेवल पे कौन है, एमपीज, और स्टेट के लेवल पे कौन है, जो एमएलएज हैं बाकी सारे बचे हुए। ठीक है, अब ये जो जुडिशरी है ना, बस ये सेम रहता है। सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के जज, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के जज, और ये सेम ही यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जज। एंड फाइनली हमारे बच्चे कैग, जो कि दोनों जगह आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड शेड्यूल में जो मेंबर्स आते हैं उनका भी रिवीजन अच्छे से हो गया है। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था। मैंने सारी चीज़ों को लॉजिकली समझा के आपको कोशिश करी है ताकि आपको याद रहे। इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है लिस्ट वाइज, ताकि आप कभी इसको भूलो नहीं। और इस लॉजिक से अगर आप इसको पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो विद्यार्थी आईएएस की तरफ से ये लेक्चर इतना ही था। अगर आपको हमारा 90 डेज़ प्रीलिम्स प्रोग्राम जॉइन करना है, तो जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा है, प्लीज़ उस पे कॉल करो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ वेरी गुड डे।